नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 मानवीय करुणा की दिव्य चमक का मैं फुल एक्सप्लेनेशन बनाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन बनाई हूँ, लेकिन मैं स्क्रीन पे अभी आपको पढ़ा रही हूँ और इसका क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं अभी आप लोगों को मानवीय करुणा की दिव्य चमक का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इनके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो जैसा कि शीर्षक से ही आप लोगों को पता चलता होगा कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी जिसके अंदर मानवीय गुण हो, उसके अंदर करुणा हो, और करुणा का मतलब जिसके अंदर दया, प्रेम, क्षमा, सहानुभूति होता है, और दिव्य चमक जिसके अंदर अलौकिक चमक हो। तो शीर्षक से ही आप लोगों को पता चल जाता होगा कि किस तरह का भाव किसके लिए कहा गया है। यह कामिल बुल्के जी के लिए कहा गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वे कैसे थे? मानवीय करुणा की दिव्य चमक के जैसे थे। तो इसके लिए लेखक इसमें लिखे हैं कि किस तरह के व्यक्ति थे वो। तो आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि फादर को जहरवाद हो गया था। जहरवाद क्या होता है? एक तरह का जहरीला कष्टदायक फोड़ा होता है जिसको गैंग्रीन बोला जाता है। वह इन्फेक्शन के जैसे पूरा शरीर में फोड़ा हो जाता है। वह कोई जीव के काटने से, जंतु के काटने से भी होता है। तो उस समय में क्या था, कोई भी मेडिकल के क्षेत्र में इतना आगे लोग नहीं बढ़े थे। उस समय कोई इतना गैंग्रीन रोग का इलाज नहीं हो पा रहा था। तो फादर को जहरवाद से उनको पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया और उनके कारण उनको मौत हो गई। तो लेखक को बहुत ही इस बात से दुख हो रहा है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए। वे कह रहे हैं जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो फादर बुल्के के हृदय में दूसरों के लिए मिठास रहता था, दूसरों के लिए प्रेम रहता था, उनको ऐसा रोग नहीं होना चाहिए था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों, यानी ऐसा क्यों उनको ऐसा हो गया। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं किस ईश्वर से इस बात को पूछूं। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी ईश्वर के प्रति वे पूर्ण रूप से समर्पित थे। वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र आखिरी देहरी पर क्यों दे, यानी उनके शरीर में इतना कष्ट हो गया है और उन्हें इस कष्ट से उन्हें गुजरना पड़ा। परीक्षा देना मतलब इस कष्ट से उन्हें गुजरना पड़ा, और वह भी आखिरी मतलब देहरी पर क्यों। उनका उम्र अधिक हो चुका था और उस समय इनको इतना कष्ट हुआ था। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अब लेखक उनका दिखा रहे हैं कि वे किस तरह के थे। वे एक लंबे थे, पादरी के सफेद चोगे पहने रहते थे और उनका रंग गोरा था। सफेद झाई मतलब उनका जो है
चेहरा सफेद था और झुर्रियों से भरा हुआ था, मतलब चेहरा पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियां भी आ गई थी। बूढ़ी दाढ़ी थी और नीली आंखें थी। बाहें गोल, गले लगाने को आतुर, और जब भी किसी से मिलते थे बाहें खोल कर गले लगाने को आतुर रहते थे। यानी उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ता था कि किसी से भी जब वो मिलते थे तो गले लगा लेते थे उनको। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। यहाँ लेखक यह कह रहे हैं कि उनके हृदय में ममता का सागर उमड़ता रहता था और सबके लिए अपनत्व यानी अपनापन की भावना रहती थी। इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। उनके जो भी प्रियजन थे, जिनको वे जानते थे, सबसे उसी तरह व्यवहार करते थे, अपनत्व की भावना रखते थे। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि मैं 45 साल से इसका साक्षी हूँ, यानी 45 साल से उनको देख रहे थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। मतलब पहली बार जब वे इलाहाबाद में थे और दूसरी बार जब वे दिल्ली गए थे तब उनको देख पाए थे। आज उन बाहों का दबाव मैंने अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक यहाँ कहते हैं कि आज उन बाहों का दबाव मतलब आलिंगन, करुणा भरा प्यार का एहसास अभी भी ऐसा लगता है कि वे महसूस कर रहे हैं कि किस तरह उनको गले लगा लेते थे, किस तरह से प्रेम से उनसे मिलते थे। तो यह सब बात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वे कितने विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब भी मैं फादर को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब कोई, जानते होंगे बच्चों कि जब कोई उदास हो जाते हैं तो कैसा लगता है, शांत संगीत, पुराना गाना कोई सुनना पसंद करते हैं। तो उसी तरह ऐसा लगता है कि फादर को जब भी याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा उनको महसूस होता है। यानी वे दुखी हो जाते हैं और उनके बारे में सोचने लगते हैं। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति निर्मल जल यानी गंगा जल में कभी स्नान कर लेते हैं तो किस तरह से मन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है, और उनसे जब बात करते थे तो कर्म करने का संकल्प से भरना था। यानी लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह कोई व्यक्ति निर्मल जल में यानी गंगा स्नान करते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, उसी तरह जब भी बुल्के साहब से मिलते थे तो क्या होता था, उनके हृदय में जो है प्यार की भावना जग जाती थी, मन निर्मल हो जाता था और कर्म करने का संकल्प भर जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि हम भी कर्म करें, मतलब कर्मठ बन जाने का भाव मन में भर जाता था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन दिनों जब कुछ युवकों ने ऐसा एक ग्रुप बना लिया था जिसमें साहित्य संबंधी विचार विमर्श किया करते थे, उस ग्रुप में फादर कामिल बुल्के भी आया करते थे। तो यहाँ इसलिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मुझे परिमल एक ग्रुप का नाम था जिसमें साहित्यिक गोष्ठियां होती थी, लोग वहां पर साहित्य के बारे में विचार विमर्श करते थे। तो वहां पर फादर बुल्के भी वहां आ जाते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे जिसके बड़े फादर बुल्के थे, और उसमें फादर बुल्के भी वहां पर पहुंच जाते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे और वहां पर हंसी मजाक का भी माहौल हो जाता था और सब मिलकर वहां पर हंसी मजाक भी किया करते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। और वहां जो गोष्ठियां होती थी उसमें निर्लिप्त मतलब मिलकर शामिल होते थे और कोई भी किसी भी तरह का वहां की बातें हुआ करती थी। गंभीर बहस मतलब सीरियस कोई बातें होती थी या बेबाक राय, कोई सुझाव विचार होता था तो वे उसमें भाग लेकर जो है उसमें अपना राय देते थे, जो किस तरह से
क्या होना चाहिए। किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक कहते हैं कि हमारे घर के किसी भी उत्सव होता था, कोई भी घर में फंक्शन होता था, कोई भी संस्कार होता था, तो वहाँ बड़े भाई जैसे घर में एक गार्जियन के जैसे होते हैं और घर के सारे काम को संभाल लेते हैं, और बड़े बुजुर्ग के जैसे वे बड़े भाई और पुरोहित के जैसे वहां पर पहुंच जाते थे और आशीषों से भर देते थे, यानी सबको आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यहाँ पर लेखक को उन दिनों की भी याद आ रही है जब उनके बच्चे को मुख में जब पहली बार अन्न डाला जाता है, तो वहां एक रस्म होता है, तो उसमें भी बुलके जी वहां पर आए थे और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, और ऐसा लगता था जैसे उनके साथ रहने पर असीम शांति का और शीतलता का अनुभव हो रहा हो, जैसे ऊंचे घने पेड़ के नीचे छाया में बैठने से शीतलता मिलती है, ऐसा ही लेखक को भी लग रहा था। अब लेखक कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। अब उनका परिचय यहाँ पर देना चाह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है और मुस्कुराते हुए पूछते हैं, उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध भी कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अब यहाँ पर लेखक उनका परिचय देना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर को एक बार साइकिल चलाते हुए लेखक देखे थे और लेखक के पास वे आए थे और उनको बताना चाह रहे थे कि मैंने उसे पढ़ लिया है, कोई ऐसी बुक होगी जो वे पढ़ लिए होंगे। और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, क्रोध नहीं आता था, आवेश नहीं आता था और हमेशा उत्साहित रहा करते थे और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया करते थे। ऐसा लगता था कि उनके हृदय में हमेशा प्यार ही उमड़ता रहता है और मन हमेशा शांत रहा करता था। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ऐसा उनको देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम मतलब फाइनल ईयर में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी यानी फादर बनने की इच्छा कैसे जग गई। यानी वे इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, उनका अंतिम वर्ष भी चल रहा था, फिर भी वे किस तरह से वहां से यह सब छोड़कर इंडिया वापस आ गए हैं और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए हैं। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि उनके घर में ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज की कमी थी और उनका घर भरा पूरा था। 2 भाई भी थे, 1 बहन भी उनकी थी, माँ पिता सभी थे। तो आगे बता रहे हैं लेखक कि आपको अपने देश की याद आती है। लेखक एक बार फादर से पूछे कि आपको अपने देश की याद आती है, तो फादर बोले मेरा देश तो अब भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। लेखक पूछ रहे हैं कि मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, तो फादर बोलते हैं हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। लेखक कहते हैं घर में किसी की याद, तो फादर बोलते हैं माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। और यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि माँ की याद में कभी कभी उनको उदास होते देखे थे। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनके जो क्लोज मित्र थे रघुवंश, उनको अपनी माँ की चिट्ठी वे दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे यानी बिजनेसमैन थे, एक भाई वही पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उनका परिवार है। इस तरह से उनके परिवार के बारे में बताया जा रहा है। बहन सख्त और जिद्दी थी और उनकी बहन जो है थोड़ी सख्त थी, सख्त मतलब वह कठोर थोड़ी सी थी और जिद्दी भी थी।
बहुत देर से उसने शादी की, बहुत लेट से, मतलब उम्र ज्यादा हो जाने पर शादी की थी। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फादर कभी कभी अपनी बहन की शादी के लिए कभी कभी चिंतित होते दिखाई देते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। भारत में बस जाने के बाद जब भारत में यहाँ पर वे आए थे तो 2 या 3 ही बार परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। तो बच्चों, यह पार्ट 1 है और काफी लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। बच्चों, धन्यवाद।